हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ब्रजेश यादव। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। मतलब कि एक ऐसा लोन जिसके अंदर आपने बैंक से तो लोन ले लिया है, बट उस लोन के बदले में आपने कोई भी चीज आपने गिरवी नहीं रखी है, कोलेटरल या फिर सिक्योरिटी के तौर पर आपने कोई भी चीज बैंक के पास रखी नहीं है। बैंक ने आपको लोन दे दिया और आपने उसके रिटर्न में कोई भी चीज, उसके एवज में कोई भी चीज आपने बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे रखा नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अनसिक्योर्ड लोन को हम लोग पर्सनल लोन के नाम से भी जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं, हम पर्सनल लोन तो ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, या फिर हमारा काम धंधा जॉब नहीं चलता, हमारी सैलरी नहीं आती है, या फिर हमारे साथ में कोई इंसिडेंट, कोई घटना घट जाती है, जिस रीजन की वजह से हम क्या करते हैं, उस लोन की जो ईएमआई बनती है, उस ईएमआई, उस किस्त को हम टाइम टू टाइम हम नहीं भर पाते हैं। तो ऐसे केस में यदि हम जो लोन हमने लिया है, उस लोन का अगर हम रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, उसकी ईएमआई नहीं भर पाते हैं, तो ऐसे केस में जो बैंक है वो हमारे ऊपर किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई करता है, और यदि हम लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, उसकी ईएमआई नहीं भरते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, हमारे ऊपर कौन सी लीगल एक्शन ली जा सकती है, हमारे ऊपर कौन सी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यदि आप उस लोन की ईएमआई नहीं भरते हैं, आप उस लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आपके ऊपर एक हैवी पेनाल्टी, इंटरेस्ट, ब्याज, ये आपके ऊपर लग सकता है। तो यदि आप रेगुलर मैनर में ईएमआई नहीं भरते हैं, तो आपके ऊपर बैंक वाला इंटरेस्ट चार्ज करेगा, पेनाल्टी चार्ज करेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लोन की जो अमाउंट है, उसके अंदर इंटरेस्ट, ब्याज जुड़ते जुड़ते उसकी अमाउंट बड़ी होती जाएगी। तो आपके ऊपर एक पैसा रीपेमेंट करने, एक मनी रीपेमेंट करने का एक जो भारी भरकम जो एक प्रेशर आपके ऊपर बन सकता है। डियर फ्रेंड्स, दूसरी चीज, यदि आप ईएमआई ऑन टाइम रेगुलर मैनर में यदि आप नहीं भरते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका जो सिविल स्कोर है, वो सिविल स्कोर आपका गिरता जाता है। अब सिविल स्कोर गिरने से क्या होगा, आपको आगे चल के भविष्य में किसी भी बैंक के द्वारा, या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, या फिर किसी भी एनबीएफसी के द्वारा, यदि आप कोई छोटी सी मोबाइल या फिर बाइक या फिर कोई भी चीज अगर यदि आप किस्त पे, लोन पे लेने जाते हैं, तो आपको वो चीज मिलने में काफी आपको डिफिकल्टीज, काफी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ऑन टाइम यदि आप ईएमआई नहीं भरते किसी भी लोन की जो आप लेते हैं, तो उससे क्या होगा, आपके सिविल स्कोर पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। आपकी जो सिविल स्कोर है वो दिन पर दिन गिरते जाएगी, क्योंकि सिविल स्कोर को देखकर ही आपको फ्यूचर में लोन दिया जाएगा। यदि आपका सिविल स्कोर बढ़िया अच्छा होगा, 750 के ऊपर होगा, या फिर 800-900 होगा, तो आपको आसानी से लोन किसी भी बैंक के द्वारा मिल सकता है। डियर फ्रेंड्स, अगली चीज, यदि आप ईएमआई नहीं भरते हैं, लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो आपके साथ में और क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अब मैं कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो आपने पहली किस्त नहीं भरी, दूसरी किस्त नहीं भरी, तीसरी किस्त नहीं भरी, ठीक है। तो यदि आप शुरुआत की 3 किस्त का यदि आप ईएमआई का पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में आगे चल के जो बैंक है वो अथोराइज्ड हो जाती है, और आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने के लिए। तो बैंक तो सबसे पहले एज पर द बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस, बैंक आपके लोन अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए डिक्लेयर कर देगी, और अपने सिस्टम में, अपने अकाउंट्स में यह दिखाएगी कि हमने ये जो लोन्स एंड एडवांसेस दिए थे, इसके थ्रू हमें कुछ भी रिटर्न्स नहीं आ रहा है, तो अब ये जो हमने अमाउंट दे के रखा है एज अ लोन, अब इस ग्राहक का, इस कस्टमर का जो लोन अकाउंट है, उसको हम एनपीए डिक्लेयर करते हैं। तो एनपीए डिक्लेयर करने के बाद क्या होता है, बैंक को एक अथोराइजेशन, एक पावर मिल जाता है कि बैंक आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है। तो जब तक तुम वो 3 ईएमआई बाउंस नहीं करते हो कॉन्टिन्यूअसली, तो उसके पहले तो बैंक को अथोराइजेशन या फिर बैंक को पावर नहीं कि वो आपके अगेंस्ट में, आपके खिलाफ में कोई लीगल एक्शन ले सके। जैसे ही 3 ईएमआई आपकी बाउंस हो जाती है, उसके बाद बैंक को पावर मिल जाता है आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने का। तो पहले तो एनपीए में ट्रांसफर कर देगी आपका लोन अकाउंट, उसके बाद आपको कॉल्स करेगी, आपको नोटिसेस भेजेगी, आपको मैसेज, आपको मेल करेगी, ठीक है। सी, पहला जो ईएमआई बाउंस हो, उसके बाद ही आपका वो कॉल्स, मैसेज, नोटिस, घर पे आना, वो सब कार्यक्रम चालू हो जाता है। लेकिन 3 ईएमआई यदि बाउंस हो जाता है, उसके बाद फिर लीगल कार्यवाही चालू हो जाती है। सो डियर फ्रेंड्स, तो कॉल्स करना, नोटिस भेजना, ठीक है, घर पे उनके बैंक के जो भी स्टाफ, जो उनके जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, उनको घर पे भेजना,
तो ये सब काम उनका चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको, ये तकलीफ आपको झेलनी पड़ सकती है। दूसरी चीज तो ये बैंक वाले क्या करते हैं, अपने कुछ रिकवरी जो एजेंट्स उनके होते हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं, आपका मैटर ट्रांसफर कर देते हैं। आपका जो आप जो ईएमआई नहीं भर रहे हो, आप जो लोन का जो आप रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपके मैटर्स को जो बैंक है वो रिकवरी जो कलेक्शन जो डिपार्टमेंट है, जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं उनके पास ये आपके मैटर्स को भेज देते। दैट मीन्स कि उनको कहते हैं कि आप इस लोन का जो भी अमाउंट है, जो भी ईएमआई है, इसका आप क्या करो, रिकवरी करो। तो जो रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं, जो कलेक्शन वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके घर पे बार बार आते हैं, आपको बार बार कहते हैं कि पैसा भर दो, ईएमआई भर दो, ठीक है। 2 बार 3 बार आपको आपसे पोलाइटली पेश आएंगे, फिर बाद में क्या होता है, फिर वही धमकी, गाली गलौज, आपके घर पे आके आसपास जो भी लोग रहते हैं उनके सामने आपके इंसल्ट करना, ये सारी चीजें। आप जहां पे ऑफिस में काम करते हैं वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां पे आके आपको परेशान करते हैं कि भैया ये लोन का जो भी ईएमआई है, जो भी लोन का जो अमाउंट है, इसका रीपेमेंट कर दीजिए। तो ये सारी चीजें वो लोग क्या करते हैं, वो जो रिकवरी एजेंट है वो लोग क्या करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, ठीक है। आपको बार बार कॉल करेंगे, और लोन लेते वक्त आपने आपके जो भी फ्रेंड्स लोग का जो रेफरेंस में जो नंबर्स दिया था उनको भी बार बार कॉल जाता है। फिर आपका फ्रेंड आपको कॉल करता है कि आपके नाम का एक कॉल आया था कि आपकी लोन की ईएमआई बाकी है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, बैंक वाले इतना ज्यादा आपको परेशान कर देते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तगादा करते हैं, बार बार घर पे आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मेंटली काफी डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको मानसिक तनाव, आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप तो जो लोन लेता है, जिसके नाम पे लोन लिया गया रहता है, वो तो डिस्टर्ब होता है, प्लस उसके फैमिली मेंबर्स, उसके मम्मी पापा भाई बहन जो भी, ये सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो कहीं ना कहीं लोन का रीपेमेंट नहीं करने से, ईएमआई नहीं भरने से ये सारे नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। अगली चीज डियर फ्रेंड्स, आप ईएमआई नहीं भरते हैं, लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में और आगे बैंक और क्या क्या एक्शन ले सकती है। तो आगे जो बैंक है आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी ले सकती है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। बोलते हैं ना, क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर दर्ज करवाना, इसके चांसेस तो बहुत कम होते हैं। क्योंकि होता है क्या है, सिर्फ बैंक से लोन लेना, ईएमआई नहीं भरना, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो क्रिमिनल केसेस कब बैंक वाले आपके अगेंस्ट में लॉन्च करते हैं, कब? तो यदि आपने बैंक वाले से लोन लिया है, ठीक है, आपने ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले के पास सबमिट किए थे जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज थे, ठीक है, डुप्लीकेट थे, ठीक है, अल्टर्ड थे, क्लियर हुआ, धोखाधड़ी से आपने क्या किया है, गलत डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले के पास सबमिट करके आपने लोन लिया है, ठीक है। या फिर आप जानबूझकर बैंक वाले का लोन का रीपेमेंट नहीं करना चाहते हैं, मतलब कोई ना कोई प्लानिंग करके आपका एक ऐसा इंटेंशन था कि आप लोन ले लोगे और बाद में उस लोन का रीपेमेंट नहीं करोगे। तो यदि ऐसा कुछ 420 वाला होता है ना, 420 वाला धोखाधड़ी, ठीक है, जानबूझकर, अगर ऐसा कुछ, अगर बैंक वालों के पास ऐसा कुछ अगर एविडेंस डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, तो वो आपके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेन भी फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सेक्शन 420 हो गया, ठीक है, इसमें आपका डिसऑनेस्टली या फिर चीटिंग वाला केस आपके ऊपर, आपके अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं। वैसे ही 406 हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406। उसके बाद फिर 468, 471 डॉक्यूमेंट्स आपने, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स आपने यूज किए, जालसाजी वाले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अल्टर्ड करके आपने ऐसे डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास सबमिट किए जो कि लगता था कि ओरिजिनल है, बट वो ओरिजिनल नहीं था, वो फॉल्स्ड था, उसमें छेड़खानी किया हुआ डॉक्यूमेंट्स था, ठीक है। तो 420 हो गया, 406 हो गया, 471, 468 हो गया, ठीक है। ऐसे फॉल्स्ड धोखाधड़ी वाले मामले भी आपके ऊपर दर्ज किए जा सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके लिए बैंक वाले को प्रूफ करना पड़ता है, और आपने तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स दिया नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे बहुत ही कम मामले आते हैं जहां पर क्रिमिनल केस फाइल होता है। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, ये चीजें हो सकती है, आपके अगेंस्ट क्रिमिनल कंप्लेन भी फाइल हो सकता है, बट इसके चांसेस बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि सिविल नेचर का मैटर है। बैंक वाले के साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, सिविल मैटर्स। अगली चीज, और आपके ऊपर और क्या लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं डियर फ्रेंड्स, सिविल नेचर का मैटर है, तो हो सकता है बैंक वाला मनी रिकवरी सूट सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में आपके अगेंस्ट में फाइल कर सकता है। तो अगर वो सिविल कोर्ट में फाइल करता है, तो बैंक वाले को प्रूफ करना होगा कि आपने बैंक से लोन लिया था और बैंक वाले ने आपको लोन दिया था, और आप ईएमआई नहीं भर रहे हैं, आप ईएमआई को बाउंस करवा दे रहे हैं, आप बैंक वाले का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं,
और आपको पता है सिविल नेचर का यदि मैटर होता है तो सिविल नेचर का मैटर काफी लंबे समय तक चलता है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल। और ऐसे में होता क्या है, चलता रहता, लोन लेने वाला ऊपर चला जाता है। सो कहीं ना कहीं आपका अगर यह मैटर सिविल न्यायालय में जाता भी है तो जल्दी उसमें कोई ऑर्डर, जजमेंट, कोई डिग्री ऐसा कुछ भी आता नहीं है, तो काफी समय लगता है। यदि ऑर्डर आ भी जाएगा तो क्या होगा, आपके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति है वो सीज करने का ऑर्डर हो सकता है आपका सिविल कोर्ट से आ जाए। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, आप कोई सरकारी एम्प्लॉई हैं, तो हो सकता है कि आपकी सैलरी वगैरह में से कुछ अमाउंट अटैच, डिडक्ट करने वाला कोई ऑर्डर, कोई डिग्री पास हो जाए सिविल न्यायालय से, तो आपकी प्रॉपर्टी को सीज करना, जब्त करना, आपकी सैलरी जो भी आती सैलरी में से कुछ अमाउंट को अटैच कर लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का जो ऑर्डर है वो आपके अगेंस्ट में आ सकता है, और जितने का आपने लोन लिया है उतना अमाउंट रिकवर करके आपका ये मैटर वहीं पे खत्म कर देंगे। डियर फ्रेंड्स, पर्सनल लोन का रीपेमेंट नहीं करने से, ईएमआई को नहीं भरने से आपके मामले में और क्या कार्रवाई हो सकती है? डियर फ्रेंड, जब भी आपने पर्सनल लोन लिया था तो हो सकता है उस वक्त बैंक वालों ने आपसे सिक्योरिटी के तौर पर आपसे पीडी चेक, पोस्ट डेटेड चेक लिया होगा। ऐसा वो क्यों करते, क्यों लेते हैं वो चेक? जिससे कि कल को यदि आप भविष्य में लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, ईएमआई का रीपेमेंट नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि ईएमआई जो बनती है उसको यदि आप नहीं भरते हैं, आप बार बार बाउंस करवा देते हैं, लोन का रीपेमेंट नहीं करने के लिए आप तैयार रहते हैं, तो ऐसे मामले में जो बैंक है, जो आपने बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर जो आपने पीडी चेक दिया था, उस चेक को बैंक वाले अपने, उनका जो भी बैंक अकाउंट होगा उसमें डिपॉजिट करके वो सोचते कि वहां से पैसा हमको मिल जाएगा, लेकिन वैसे तो मिलने वाला है ही नहीं। रीजन क्या है कि आप ईएमआई आपकी नहीं कट रही है, तो हो सकता है आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा। तो क्या होता है, चेक डिपॉजिट करते हैं, चेक बाउंस हो जाती है ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड। तो ये रीजन की वजह से वो क्या करते हैं, आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का केस सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में वो आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का 138 का जो केस है वो आपके ऊपर करते हैं। सो वो क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या करते हैं, आपके ऊपर चेक बाउंसिंग का केस लगा देते हैं। अच्छा, इसमें भी क्या होगा, ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे में आता है, बट ये बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वही सिंपल प्रोसीजर, समन्स आएंगे, नोटिस आएगा, वारंट निकलेगा, अरे वारंट निकल गया, ठीक है ना, तुरंत ऑन द स्पॉट इमीडिएटली सेम डे आपको बेल मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा कोई ऑफेंस नहीं है, और यदि इसमें सजा भी हो जाती है तो बहुत बड़ी सजा नहीं है, मैक्सिमम 2 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है, और क्या फाइन है, या फिर जो भी चेक की अमाउंट है उसका ट्वाइस डबल आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये लिखा है बुक में, किताबों में लिखा है, लेकिन जब फाइनली जो जजमेंट, जब ऑर्डर आता है तो उसमें क्या होता है, 1 महीने की जेल, 2 महीने की जेल, ठीक है। कोई बहुत बड़ा आपको पूरा जो लिखा है ना वो 2 साल का जेल, वैसा नहीं है लिखा है। बट क्या होता है, मजिस्ट्रेट साहब थोड़ा सा एक अच्छे मूड में रहते हैं, ठीक है। अच्छे मूड मतलब क्या, वो ऐसे मामले में ज्यादा वो पनिशमेंट देते ही नहीं है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बस। लेकिन वो ऑर्डर, वो जजमेंट आने के लिए बहुत समय, बहुत टाइम जाता है। सो दोस्तों, आपको डरना नहीं है, ठीक है। आगे यदि आप सच्चे हैं, यदि आपका मामला सही है, आपकी रियली में सच्चाई में आपकी प्रॉब्लम है, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत वीक हो चुकी है, आप ईएमआई नहीं भर पा रहे, तो आप डरिए मत। जो भी कानूनी प्रक्रिया है उससे आप लड़िए, क्योंकि आप पैसा नहीं दे पा रहे, तो थोड़ा बहुत तो आपको कानूनी प्रक्रिया से थोड़ा बहुत तो आपको लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने लेक्चर दिया, इसमें एक बात क्लियर हो गया कि आपने यदि कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मामला मैटर ऐसे ही चलता रहेगा। अगर मैटर आर्बिट्रेशन में भी चला गया तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी समय जाता है, तो मामला कहीं भी जाने दो, समय लगेगा। बस क्रिमिनल कंप्लेंट से बचिए, आपका मैटर पुलिस स्टेशन में ना जाए, आपका मैटर मजिस्ट्रेट साहब के पास ना जाए, आपका मैटर सेशन में ना जाए, बस उससे बचिए बस। और वहां तो जाने के लिए बहुत कम ही चांसेस होते हैं, क्योंकि प्राइमा फेसा यही दिखता है कि भैया ये तो बैंक से लोन लिया गया है, ये तो बैंक से कॉन्ट्रैक्ट था, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिविल मैटर्स। सो दोस्तों, आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड्स के पेमेंट नहीं किए हैं, तो आपको टेंशन लेने का थोड़ा भी जरूरत नहीं है। बिंदास मस्त में रहिए, अपने एडवोकेट्स, अपने लीगल कंसल्टेंट, आपके जो लीगल एडवाइजर हैं उनके टच में, उनके कांटेक्ट में रहिए, और लीगल ज्ञान, कानूनी ज्ञान रखिए। आपके साथ में कभी कोई भी चीज गलत नहीं होगी, इट्स माय गारंटी।